हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे, यानी प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है और प्राइवेटाइजेशन की क्या नीड्स हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है प्राइवेटाइजेशन की, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम अगला टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अगला टॉपिक, ऑब्वियस गेन्स एंड इम्परेटिव लॉसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या लॉसेस हैं प्राइवेटाइजेशन के, वो चीज़ जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारी बार ये बात डिस्कस की थी कि जब तक इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में थी, यानी गवर्नमेंट के अंडर में थी, तो उस केस में ये हो रहा था कि वो रेगुलरली लॉस में चल रही थी। और लॉस में चलने के पीछे रीज़न क्या थे वो भी आपको पता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर करप्शन तो होगा ही होगा, है ना। तो करप्शन भी था, इनएफिशिएंसी भी थी वहाँ पर। प्रमोशन का जो क्राइटेरिया था, वो प्रमोशन का क्राइटेरिया जो था वो एज के बेसिस पर था, ना कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थी, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है रेगुलर लॉस में चल रही थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंदर कि वो अब थोड़ा पीएसयूज को कम कर करके उनको प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर कर देगी, या ये भी हो सकता है कि वो पीएसयूज के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ कर दे, यानी पार्टनरशिप में वो बिजनेस करेंगी प्राइवेट सेक्टर्स के साथ में। तो यही सारी चीज़ें जो थी वो प्राइवेटाइजेशन था। अब हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन की इंपॉर्टेंस के पॉइंट, यानी क्या क्या एडवांटेजेस या क्या बेनिफिट जो है प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट बेनिफिट जो है हमारे को प्राइवेटाइजेशन का वो दे रखा है, द प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज द सुपरमेसी ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द सोशल इंटरेस्ट। जैसा कि हमें पता है पीएसयूज जो थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थी, उनका मेन जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो था, वो ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर था। यानी वो सोशल इंटरेस्ट के लिए सोचते थे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं सोचते थे। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, यानी वो पीएसयू जो है प्राइवेट सेक्टर्स में गई, तो अब सोशल इंटरेस्ट की जगह पर सेल्फ इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। और सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस होगा तब इसका एडवांटेजेस क्या है, देखिए, when the self-interest prevails, the entrepreneurs work with the 100% commitment and the efficiency become the conditions of the survival for the workers. High productivity is the obvious result. और हम जानते हैं कि जैसे ही सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ जाती है तो वहाँ पर बंदा अपना 100% देने के लिए रेडी रहता है। यानी वैसे ही जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट की बात आई प्राइवेटाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अपनी 100% कैपेसिटी के साथ में वर्क करने लगे। उन्होंने अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ की, साथ ही साथ उन्होंने वर्कर्स को भी इस चीज़ के लिए इस तरह की कंडीशंस अराइज की हैं, वर्कर्स को भी इस चीज़ के लिए फोर्स किया कि अगर आप काम करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी, नहीं करेंगे आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको पेमेंट मिलेगा। तो वर्कर्स भी क्या हुए, वर्कर्स भी किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को और एफिशिएंसी से और प्रोडक्टिविटी के साथ में करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन हाई हो गया। तो देखा आपने फर्स्ट एडवांटेजेस प्राइवेटाइजेशन का, कि इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है या प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट एडवांटेजेस का। द प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू वर्क इन अ कम्पिटिटिव एनवायरमेंट, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल। देखिए, जैसा कि हमने कहा, पहले बात की थी, पीएसयूज जो हैं उनका मेन मोटिव जो था वो सोशल इंटरेस्ट था, सोशल वेलफेयर करना था। उनका कहीं पर भी इस तरह का कोई मोटिव नहीं था कि वो किसी टाइप का कोई कंपटीशन किसी दूसरी फॉर्म से करें, है ना। तो और हम जानते हैं अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इनोवेटिवनेस जो है वो भी खत्म हो जाएगी, इनोवेशन भी नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बंदा कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करेगा ही नहीं, यानी ऑलरेडी जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसी प्रोडक्ट को सेल करता रहेगा और चलता रहेगा उसका काम। वो उसमें कुछ इनोवेटिव ट्राई नहीं करेगा, कुछ नया ट्राई नहीं करेगा। लेकिन अगर कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर, तो उस केस में वो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए या मार्केट में ग्रोथ के लिए वो बंदा नया नया इनोवेटिव ट्राई करता रहेगा। आप खुद जानते हैं, अभी आप बहुत सारे एड्स वगैरह देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं, तो उन एडवर्टीजमेंट आपको पता है कि भी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी है और अच्छा बिक रहा है, फिर भी उस प्रोडक्ट के अंदर आए दिन इनोवेशन होते रहते हैं, आए दिन उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम जानते हैं अगर वो अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस नहीं करेगा, इनोवेटिवनेस नहीं लेकर के आएगा, नए फीचर्स ऐड नहीं करेगा, तो वो मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो ऐड नहीं करेगा कुछ नए फीचर, तो उसके कंपटीटर्स ऐड करेंगे
और कंपटीटर ऐड करेगा तो फिर वो एडवांटेजेस ले लेगा इस चीज़ का कि उसकी प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे ही PSU जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, वो प्राइवेट सेक्टर में गई तो एंटरप्रेन्योर ने भी कम्पिटिटिवनेस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि उनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग है, और प्रॉफिट तभी अर्न कर सकते हैं जब वो मार्केट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट कस्टमर्स को अवेलेबल करवाएंगे, या फिर कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएंगे तो उस केस में उनको प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज सर्वाइव करना भी मुश्किल होगा। तो ये चीज़ उनको पता थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा कम्पिटिटिवनेस पर या कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया उन्होंने। द कंपटीशन इंड्यूस द अपग्रेडेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन, दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। जैसा कि हम बात कर रहे थे इनोवेटिवनेस की, इनोवेशन की, चेंजेस की, अपग्रेडेशन की, मॉडर्नाइजेशन की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल और केवल प्राइवेटाइजेशन में आने के बाद में हुई थी, और ये चीज़ ज़रूरी भी है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एडवांटेजेस। थर्ड एडवांटेजेस की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन। अनलाइक द PSUs, द प्राइवेट एंटरप्राइजेस invariably generate the high profit. There are used for the expansion and the diversification of the production. देखिए, पहली बात तो हम करते हैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है या जिस टाइप की प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है उससे हट कर के कुछ और टाइप के प्रोडक्ट जो है वो भी कंपनी अपने जो गुड्स वगैरह जो सेल कर रही है उसके अंदर वो इंक्लूड करे। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कोई कंपनी जो है वो PUC पाइप जो है वो बना रही है ना, जैसे पाइप वगैरह जो है, ये आपके जो वाटर की पानी की जो टंकियां हैं उस तरह की प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब कंपनी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाइड करना चाहती है, तो अब डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। या तो ये हो सकता है जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसी के अंदर अलग अलग वैरायटीज़ जो है प्रोडक्ट की वो अवेलेबल करवाएं या वो इंक्लूड करें उसके अंदर, या फिर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है प्रोडक्ट से हट करके दूसरा बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पाइप का बिजनेस चल रहा है तो पाइप का बिजनेस तो चलेगा ही, इसके साथ में दूसरी किसी और फील्ड में भी आप जा सकते हैं। जैसे अब आपने पाइप के साथ साथ में जैसे सैनिटरी आइटम्स जो हैं, जैसे WC वगैरह या आपके नल वगैरह जो हैं, पानी की जो टूटियाँ होती हैं जिनको क्या कहते हैं अपन, टैप कहते हैं, तो इन चीज़ों में भी अपना बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाइड कर सकता है। जरूरी नहीं केवल इसी से रिलेटेड हो, और भी जा सकता है, वो फूड चेन में भी जा सकता है और भी किसी भी बिजनेस में जा सकता है। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब वो प्राइवेट सेक्टर में होगा तब, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, तो वो हाई प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करता रहता है। लेकिन ये PSUs के अंदर पहले नहीं था। PSU तो क्या था, एक प्रोडक्ट बना लिया, अब वो प्रोडक्ट बिक रहा है, बस उसी पर फोकस करेंगे। वो बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश वो लोग नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो रेगुलर लॉस में आ गई और फिर उनको बाद में प्राइवेट सेक्टर्स को बेचना पड़ा। आगे दिया हुआ है MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर अ टेस्टिमोनी टू द फैक्ट दैट द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर कैपेबल्स ऑफ द रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ द ग्रोथ। और MNCs जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स में एंटरप्राइजेज जो हैं वो अपने आप को रीडिफाइन कर रही है, एक नया बेंचमार्क जो है वो उन्होंने सेट किया है कि किस तरह से एक कंपनी ग्रोथ कर सकती है और वेरियस कंट्रीज़ के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है। ठीक है, तो ये सब कब पॉसिबल होगा, जब प्राइवेट सेक्टर्स में होगा तब। लास्ट और फोर्थ एडवांटेजेस दे रखा है हमारे को, द प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स द कंज्यूमर सोवेनिटी। हायर डिग्री ऑफ द कंज्यूमर सोवेनिटी इम्प्लाइज द वाइडर चॉइस एंड द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, PSUs जब थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट जब थी, तो क्या हो रहा था, जो प्रोडक्ट PSUs बना रही थी वही प्रोडक्ट कंज्यूमर को बाय करना था। उनके पास में कोई चॉइस नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में आने के बाद में कस्टमर्स को चॉइस मिलने लग गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में होता है कंपटीशन, और एंटरप्रेन्योर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाने की कोशिश करता है जो कंज्यूमर चाहता है एग्जैक्टली, कि किस टाइप का प्रोडक्ट कंज्यूमर चाहता है उसके हिसाब से एंटरप्रेन्योर जो है प्रोडक्ट उनको अवेलेबल करवाता है। उसमें अपना वेरिएशन जो भी है, अपनी एडवांटेज मतलब कह सकते हैं अपनी और टेक्नोलॉजी, उसमें इनोवेटिवनेस जो है वो और इंक्लूड करके उस प्रोडक्ट को और बेटर बनाने की कोशिश करता है। तो बेनिफिट किसको होगा इससे,
ऑब्वियस ही बात है कंज्यूमर को ही होगा, क्योंकि जिस टाइप का प्रोडक्ट कंज्यूमर अब चाहता है उसको उस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है, और जो चाहता है उससे भी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो इससे कंज्यूमर को जो है वो थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने लग गया। जैसा अभी कहते हैं ना कि ग्राहक बाजार का राजा होता है, द कस्टमर इज़ द किंग। तो ये कस्टमर इज़ द किंग वाला जो कंसेप्ट है वो प्राइवेटाइजेशन के बाद में ही आया, ये समझ लीजिए। क्योंकि कस्टमर को जितना आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उतना ही आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी। लेकिन पहले ये कंज्यूमर को इतना प्रेफरेंस देने का या कंज्यूमर को इतनी इंपॉर्टेंस देने का सिस्टम जो था वो नहीं था। क्योंकि पीएसयूज़ में क्या होता था, जो पीएसयूज़ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो बनाती वही कंज्यूमर को परचेस करना होता था, तो कंज्यूमर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में आने के बाद में कंज्यूमर को वो इंपॉर्टेंस मिलने लग गई। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे 4 बड़े एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो अब जैसा कि प्राइवेटाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस थे तो उसके साथ साथ ही कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी थे या कुछ लॉसेस भी थे। तो कुछ 2 लॉसेस आपको दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से लॉसेस हैं। फर्स्ट लॉस की अगर हम बात करें, द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन विच द सोशल इंटरेस्ट इज द अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी is left to survive only as a theoretical possibilities. It loses its practical relevance from once PSUs are sold off the private entrepreneurs. जैसा कि हमने एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखा था कि प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद में सोशल इंटरेस्ट की जगह पर सेल्फ इंटरेस्ट जो है या पर्सनल इंटरेस्ट जो है उस पर ज़्यादा फोकस होने लग गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि सोशल इंटरेस्ट की जो बात की जाती है सोसाइटी के अंदर कि भाई हाँ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी सोचा जाएगा, वो बात जो है वो केवल एक थ्योरेटिकल बात रहेगी, वो प्रैक्टिकल अब नहीं हो पाई। यानी हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में आने के बाद में प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें जो है अब वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो हैं वो डिसाइड करने लग गए। और उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। वो ये नहीं देखते हैं कि सोसाइटी को वो चीज़ कितने में अवेलेबल करवाई जाए, क्या अवेलेबल करवाई जाए ताकि सोसाइटी को बेनिफिट हो। वो सोसाइटी के बेनिफिट या सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए बात नहीं करते हैं, वो केवल बात करते हैं अपने इंटरेस्ट की, कि अपने को प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो। कस्टमर को ज़्यादा फोकस नहीं करना, मतलब कस्टमर को ज़्यादा फोकस करने का मतलब ये है कि वो उनके अकॉर्डिंग, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तो अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन वो प्राइस उनसे इस हिसाब से चार्ज करेंगे ताकि उनको बेनिफिट जो है, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इससे क्या हो गया कि सोशल इंटरेस्ट जो था वो सोशल इंटरेस्ट की बात बिल्कुल खत्म हो गई, केवल एक थ्योरेटिकल चीज़ बन करके रह गई वो भी हाँ सोशल इंटरेस्ट भी कुछ होता है, लेकिन मेनली फोकस जो था वो सेल्फ इंटरेस्ट या खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होने लग गया। ठीक है, तो एक ये बड़ा डिसएडवांटेजेस था प्राइवेटाइजेशन का। दूसरे डिसएडवांटेजेस की बात करें, द प्राइवेटाइजेशन एनकरेजेस द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। जैसा कि स्टार्टिंग में हमें कहा गया है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से मार्केट के अंदर फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस जो है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होती थी। यानी डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं उनके हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिसाइड होती थी, या क्या प्रोडक्ट बनेगा ये चीज़ डिसाइड होती थी। लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ भी एक केवल थ्योरेटिकल ही है। यानी प्रोड्यूसर जो है या एंटरप्रेन्योर जो है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता था, जिसकी मार्केट में डिमांड होती थी, या फिर एंटरप्रेन्योर जो है केवल वही प्रोडक्ट बनाता था जिसको परचेज करने के लिए कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हों। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बंदा पैसा पे करेगा तो वही चीज़ जो है उस पर फोकस होता था। यानी वो चीज़ें जिनमें ज़्यादा कमाई नहीं थी या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, या जो लोअर इनकम ग्रुप जो था उसको ज़्यादा परचेज करता था, उन प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। उनका फोकस केवल किस पर रहा, उन प्रोडक्ट्स पर जिनको अमीर आदमी परचेज करते हैं। क्योंकि अमीर आदमी या जो पैसे वाले लोग हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए अमाउंट देने के लिए रेडी रहते हैं, या अमाउंट पे करने में उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके लिए अफोर्डेबल होता है। तो जो फोकस था वो भी इसी टाइप के प्रोडक्ट्स पर ही ज़्यादा रहने लगा कि भाई जिनको खरीदने के लिए मार्केट के अंदर कस्टमर्स अवेलेबल हों, जिनके लिए कस्टमर्स मुँह मांगा पैसा दे सकते हों, वही प्रोडक्ट पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स थे उनको थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया गया, वो प्रोडक्ट जिन पर उतना फोकस नहीं किया गया। द व्हेन द प्राइसेस राइज विच इज़ द ऑब्वियस टेंडेंसी इन द सिस्टम ड्रिवन बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज, द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर्स डिप्राइवेशन। जैसा कि हमने बात की ना, उनका फोकस किसके लिए होता था,
उन प्रोडक्ट्स पर होता था जिनको अमीर आदमी खरीदते या पैसे वाले लोग खरीदते थे, जिनके पास में मीन्स मतलब रिसोर्सेज होते थे उस गुड्स को परचेज करने के लिए। तो इस वजह से उन दूसरे प्रोडक्ट्स पर फोकस नहीं कर पाए वो लोग, या उन्होंने किया ही नहीं जानबूझ करके, जिनको को जो एक बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो परचेज करता है, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते नहीं तो वो उसके लिए कम ही पे करेंगे, और कम पे करेंगे तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका बेनिफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उस प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं दिया। तो इसकी वजह से जो जो एक वीकर सेक्शन था सोसाइटी का, वो एक तरह से हम कह सकते हैं उसको डिप्राइवेशन, मतलब अछूता कर दिया गया सोसाइटी से। ठीक है। सिलसिला ट्रेजेडी इज अ नोटेबल एविडेंस इन दिस पॉइंट। ये एक केस दे रखा है आपको, जिस केस में बताया गया है भाई किस तरह से सोसाइटी जो है, जो इसमें वीकर सेक्शन था, उस वीकर सेक्शन को किस तरह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने अवॉइड कर दिया। ठीक है। तो ये केस दिया हुआ है, इस केस को आप स्टडी करें क्या केस था ये। तो मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो दोनों बता दिए हैं प्राइवेटाइजेशन के, कि क्या क्या एडवांटेजेस हुए प्राइवेटाइजेशन के, और क्या कुछ छोटे बड़े डिसएडवांटेजेस जो थे वो प्राइवेटाइजेशन के थे। और आई थिंक आप लोगों को दोनों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट, इसी टॉपिक के साथ में हमारा प्राइवेटाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में, विच इज़ ग्लोबलाइजेशन। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।